जय हिंद फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल द माइंड स्कूल में। आज के वीडियो में हम इंडियन आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यानी 2025 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है अग्निवीर आर्मी जनरल ड्यूटी में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको 1 घंटे में उसको सॉल्व करना है। और पहले के पेपर यानी 2025 के पेपर कैसे आए थे उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। रीजनिंग सेक्शन, मैथ सेक्शन, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। कि और एक मॉक टेस्ट मैं आपके लिए एक मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। एग्जाम तो आपको पता ही है 1 जून से 15 जून के बीच में कंडक्ट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो फर्स्ट हम रीजनिंग के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इफ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ, ईस्ट बिकम साउथ वेस्ट एंड सो ऑन, एंड व्हाट विल बी नॉर्थ वेस्ट बिकम। तो यहाँ पे आपको पता है कि कितने डायरेक्शंस होते हैं टोटल। जो मेन डायरेक्शन टोटल होते हैं आपके 4 होते हैं मेन डायरेक्शन, ठीक है। 4 मेन डायरेक्शन होते हैं और मेन डायरेक्शन कौन कौन से होते हैं? नॉर्थ, आपका ईस्ट, साउथ और ये आपका वेस्ट। बट इसके अलावा भी 4 और डायरेक्शंस होते हैं जिसको हम सब डायरेक्शंस बोलते हैं। सब डायरेक्शंस कैसे होते हैं? जो मेन डायरेक्शंस के बीच में होते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, जो मेन डायरेक्शंस के बीच में एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है आपका, ठीक है। तो जो सब डायरेक्शंस होंगे, जैसे ये नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो इनके बीच में जैसे हम एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो है, ये डायरेक्शंस जो है ये सब डायरेक्शंस है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट एक सब डायरेक्शन हो जाएगा, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट हो जाएगा एक डायरेक्शन, सब डायरेक्शन, और साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट हो जाएगा एक डायरेक्शन, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएंगे। तो टोटल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 8 डायरेक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चंस में क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चंस में यहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ वेस्ट बिकम्स, ये आपका साउथ वेस्ट है। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, साउथ वेस्ट जो है आपका साउथ वेस्ट, ठीक है, ये आपका साउथ वेस्ट जो है वो नॉर्थ के बराबर है, ठीक है। और ईस्ट जो है आपका वो साउथ वेस्ट के बराबर है। और हमसे पूछा क्या गया है? नॉर्थ वेस्ट पूछा गया है, नॉर्थ वेस्ट किसके बराबर होगा? तो यहाँ पे अगर हम देखें साउथ वेस्ट वो नॉर्थ के बराबर है, तो टोटल एंगल कितना है? जैसे ये टोटल 90 डिग्री है तो ये हाफ जो होगा 45 होगा, तो टोटल ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री जा रहा है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन याद रखना है और 135 डिग्री, ठीक है। फिर वैसे ही ईस्ट साउथ वेस्ट है तो ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका 135 डिग्री मूव कर रहा है, ठीक है। तो सेम पैटर्न में अगर देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट ये आपका नॉर्थ वेस्ट है, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 जाएगा, तो ये आपका ईस्ट के बराबर आएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये जैसे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। येलो को कोड कैसे किया गया है? यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो लिखा हुआ है, ठीक है, येलो लिखा हुआ है। और येलो को कोड कैसे किया है? एक के पहले एक लिख देते हैं, ठीक है, एक्स, एफ, के, एम, एन और एक्स। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे क्या है कि y से x पहुंचने में 1 की कमी हुई, बट नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे तो e से f जा रहा है तो 1 प्लस हो गया, फिर l से 1 माइनस और फिर उसके बाद 1 प्लस। तो यही एक कंटिन्यूअस सीरीज चल रहा है। तो बॉर्डर को हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? BORDER, ठीक है, ये बॉर्डर है। बॉर्डर को कैसे करेंगे? सबसे पहले 1 माइनस करेंगे तो a आएगा, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे सारा a है। नेक्स्ट देखेंगे तो 1 प्लस करेंगे, o के बाद 1 प्लस किए तो p आएगा, AP। तो ये आपका ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया। b और c में कोई ऑप्शन सही होगा। r अब जाएंगे तो -1, r से पहले जाएंगे तो r से पहले q आता है, QRST होता है, ठीक है। तो ये q, तो ऑप्शन नंबर आपका c आंसर सही रहेगा। ये भी आपका कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आई होप कि समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी कोड लैंग्वेज पे ही है, कि जैसे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। डैम लिखा हुआ है DAME, ठीक है, और इसका कोड कितना दिया हुआ है? 2976, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? टाइम का कोड दिया हुआ है TIME, और इसका कोड क्या दिया हुआ है? 9254, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है? SAP दिया हुआ है, ठीक है, SAPE। इसका कोड क्या दिया हुआ है? 8369, ठीक है। इसके बाद क्या है? MOST लिखा हुआ है,
MOST मोस्ट लिखा हुआ है, मोस्ट का कोड है 1523। अब हमको किस चीज का कोड पता करना है, ATP का कोड बताना है हमको, ATP का क्या होगा। तो ATP कैसे निकालेंगे हम, जो A है वो कॉमन निकालेंगे, सिंपल सा बात है, A, T और E। तो देखो यहाँ पे अगर हम तीनों को कॉमन निकालते हैं, देखो यहाँ पे तीनों में कॉमन निकालना आना चाहिए। कॉमन कैसे, देखो डैम में E कॉमन है, टाइम में E कॉमन है, ऐसे P में E कॉमन है, तो E तीनों में कॉमन है। तो यहाँ पे जब कोडिंग में देखेंगे तो कोड में ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में है, तो कोड में अगर देखेंगे यहाँ पे E में, तो E के लिए अगर हम कोड देखेंगे तो ये डैम, टाइम और ऐसे P में, ठीक है, तो ये तीनों में देखेंगे तो यहाँ पे 2 है, 9 है, तो 9 ऐसा नंबर है आपका, यहाँ पे 9 ऐसा नंबर है जो कि तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 जो ऐसा नंबर है यहाँ पे तीनों में कॉमन है, तो ये 9 और ये 9, ठीक है, ऐसा और कोई नंबर नहीं है। तो E हमारा किसके बराबर हो जाता है, 9 के बराबर, लेकिन E तो हमसे पूछा नहीं है, ठीक है, तो क्लियरली, लेकिन ये भी यूजफुल है, कहीं ना कहीं काम आएगा, ठीक है। और इन तीनों में देखेंगे, डैम में M कॉमन है, टाइम में M कॉमन है, M में मोस्ट में M कॉमन है, तो इन तीनों में क्या है, यहाँ पे अगर देखेंगे 9 को छोड़ के, तो ये में 2 है और यहाँ पे M में भी 2 है, ये मोस्ट में भी 2 है, तो M इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको कॉमन में निकल जाएगा कि तीनों में अगर 2 कॉमन है तो M भी 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, T का पता करते हैं, ठीक है। तो T किसमें, टाइम और मोस्ट को ले लेते हैं, ठीक है। पहले A पता करते हैं, SAPE ले लिया, सैप का, और डैम ले लिया, ठीक है, DAME। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक के नीचे एक कोड लिखा है, बस आपको कॉमन पता करना है। 2976 हो गया आपका, ठीक है, और इसके अलावा सैप में क्या है, 8, 3, 6 और 9 हो गया। तो देखो 2 तो है नहीं हमारा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 भी नहीं है तो 9 यहाँ से कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 6 कॉमन है, तो यहाँ से A का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 6 आ गया, क्लियर। उसके बाद हम T निकालते हैं, T टाइम और मोस्ट को इक्वल करके T निकल जाएगा, तो हम टाइम लिख लेते हैं, यहाँ पे TIME लिख लिया टाइम, और यहाँ पे MOST लिख लिया मोस्ट, ठीक है, मोस्ट। तो यहाँ पे टाइम का कोड क्या है, 9254, और मोस्ट का कोड क्या है, 1523, ठीक है, मोस्ट का कोड है। तो देखो भाई 2 तो होना नहीं है, 2M का कोड है, ठीक है, 9 होना नहीं है, 9E का कोड है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है आपका, यहाँ पे देख सकते हो 5 कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ पे T कॉमन है, तो यहाँ के T इक्वल्स टू 5 हो गया, क्लियर बात है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें क्या है, ATP का निकालना है, तो ATP के लिए A इक्वल्स टू 6, 5। अब देखो 6, 5 से 2 ऑप्शन है, 6, 5 से, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब 1 और 3 में अभी हमें क्या चीज निकालना है, P कहाँ आएगा, सेप में आएगा, तो सेप ले लेते हैं, SAPE ले लेते हैं, SAPE ले लिया, ठीक है। SAPE में क्या कोड है, SAPE में कोड है 1523, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन के हिसाब से 1 या फिर आपका 8 हो सकता है, ठीक है, क्लियर बात है। तो P हमें 1523, ओके, ठीक है, 1523। तो यहाँ से हम देखो, यहाँ पे SAPE में A हमको चाहिए, और A का कोड एक ही चीज बच रहा है, 1 बच रहा है, क्योंकि 2 होना नहीं है, या फिर आपका 5 हो सकता है, 5 भी नहीं होगा, ठीक है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, बट ऑप्शन में जाएंगे तो हमारे पास 1 ही बच रहा है, ठीक है, और 5 तो हमारा T का कोड है, तो ये भी नहीं होगा, यानी 1 और 3 में से कोई एक क्वेश्चन ऑप्शन होना चाहिए था। तो 653 अगर ऑप्शन होता तो 653 भी करेक्ट आंसर बन सकता था, 651 भी करेक्ट आंसर बनता था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर C जो है 651 वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच लेटर इज 9 टू द राइट ऑफ द 15 लेटर फ्रॉम द एंड। तो ये एक सीरीज दे दिया हुआ है ABCD का, ठीक है, A to Z का एक सीरीज दिया हुआ है, और हमको राइट ऑफ द 15 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो लेफ्ट हैंड से हमको पहले 15 का पता करना है। जब हम ABCD का वो करते हैं तो सभी का कोड होता है, एक नंबर वाइज कोड होता है, जैसे A का पोजीशन 1 है, B का 2 है, C का 3 है, तो वैसे ही 15वां पोजीशन। तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स आपको याद रखना है। एक तो E जो T याद रख लेंगे आप, E जो T, ठीक है, ये क्या है, 5 का टेबल का सीरीज है। जैसे कैसे पता 5 का, तो E का वैल्यू 5 होगा, ठीक है, J का 10 होगा, वैसे O का 15 होगा, T का 20 और 25। तो ये तो आराम से याद हो जाएगा, 5, 10, 15, 20, 25, और E जो T याद रख लेंगे, एक कोड याद कर लिया तो ये है। तो हमारा 15 नंबर पोजीशन किसका होना चाहिए, O का होना चाहिए। ये भी क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 15 फ्रॉम द लेफ्ट, और ये लेफ्ट से ही है, याद रखना, हाँ, लेफ्ट से E जो T का कोड है, तो ये 15 फ्रॉम द लेफ्ट O है।
तो ओ के हमें किसका पता करना है, 9 टू द राइट, 9 टू द राइट यानी हम 9 चलेंगे तो यहाँ पे एक कट जाएगा, ये कट गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बट इसको और एक ट्रिक से कर सकते हैं कि देखो जब भी क्वेश्चन में लेफ्ट पूछा जाए, लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट यानी लेफ्ट लेफ्ट पूछा जाए, दोनों लेफ्ट, तो कभी भी हाथ जोड़ने के लिए ना एक हाथ की जरूरत नहीं होती है, तो दोनों हाथ की जरूरत होती है, तो ये कभी जुड़ेगा नहीं, ठीक है, एक हाथ से कभी जुड़ता नहीं है, एक हाथ से कभी जुड़ता नहीं है, तो ये हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। वैसे ही राइट और राइट होगा, राइट हैंड और राइट हैंड होगा, राइट साइड और राइट साइड दिया होता क्वेश्चन में, दोनों ही राइट दिया होता तभी ये नेगेटिव होता, बट अगर लेफ्ट और राइट दिया हो तब हम जोड़ लेंगे और राइट और लेफ्ट दिया हो तब भी हम जोड़ लेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 9 टू द राइट, तो पहला क्या है, ये राइट दिया हुआ है और 15 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, 15 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये लेफ्ट, तो अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में राइट, ये ट्रिक्स बता रहा हूँ, एक सिंपल ट्रिक्स है, आप जल्द से जल्द इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। राइट और लेफ्ट दिया हुआ है, राइट और लेफ्ट का मतलब जोड़ देंगे, राइट का मतलब क्या, राइट मतलब 9 दिया हुआ है और लेफ्ट 15 दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। और हमें पता है जब हमें कोडिंग पता होगा, पोजीशन पता होगा, तो 25 किसका है, 25 अगर कोड से भी देखोगे तो y का है और 24 किसका होगा, x का, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ये एक ट्रिक है। तो 24 पोजीशन अगर हम बात करते हैं, 24 पोजीशन और 24th पोजीशन का बात करते हैं और वो भी लेफ्ट से बात करते हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा x, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ रो ऑफ 37 स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टोटल, तो इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखिएगा टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है, ठीक है, टोटल इक्वल्स टू, तो यहाँ पे क्या है, इन अ रो ऑफ 37 स्टूडेंट, तो 37 क्या है आपका टोटल स्टूडेंट्स है, ऑल फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, सौरभ का पोजीशन 19 फ्रॉम द लेफ्ट, राइट हैंड दिया हुआ है, राइट हैंड से 19 पोजीशन है, तो उसका लेफ्ट हैंड से पोजीशन क्या है। तो कभी भी इस क्वेश्चन में अगर हमें दो डेटा कोई भी दिया जाए, दो वेरिएबल दिया जाए और एक चीज पूछा जाए तो हम निकाल सकते हैं। तो टोटल इस केस में क्या है, 37 है और राइट हैंड से लेफ्ट का पता करना है, राइट हैंड से क्या है, 19 है माइनस 1, 19 माइनस 1 18 हो जाएगा, तो L इक्वल्स टू 37 माइनस 18, तो ये क्या हो जाएगा आपका 19 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैथ्स का है, यानी कि पहला 5 क्वेश्चन जो था वो रीजनिंग का था, अब हमारे मैथ्स के क्वेश्चंस आ गए। तो मैथ्स के क्वेश्चंस का क्या है, एवरेज ऑफ ए बी एंड सी इज 78। तो देखो कभी भी एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम अपॉन टोटल नंबर, ठीक है, इक्वल्स टू एवरेज होता है, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम a प्लस बी प्लस सी का अगर सम निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एवरेज के हिसाब से बाई 3 इक्वल्स टू 78 होगा। तो अगर इसी को सॉल्व करें तो यहाँ पे सम ऑफ a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो 3 इंटू 78 हो जाएगा, तो 24, दो हाथ में 21 और 2 23, तो ये हो गया इनका सम, एक इक्वेशन इसको ले लिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में एवरेज ऑफ ए एंड बी, तो ए एंड बी का सम निकाल देते हैं, ए और बी का सम क्या हो जाएगा आपका 94 इंटू 2 हो जाएगा, 94 इंटू 2 कैसे, यहाँ पे अपॉन 2 इक्वल्स टू 94 होगा, तो a प्लस बी जो होगा वो आपका 8 और 2 9 जा 18, तो 188, ये दूसरा a और b का सम निकल गया। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देते हैं तो हमारा c का वैल्यू निकल जाएगा। तो वही क्वेश्चन पूछा है, द वेट ऑफ c, तो वेट ऑफ c इक्वल्स टू क्या होगा आपका, फर्स्ट का सेकंड से माइनस करेंगे, तो सेकंड को 234 माइनस 188, तो यानी 14 में से 8 गया तो कितना बचा 6, ठीक है, और 6 एक ही ऑप्शन में है यानी 46 इसका राइट आंसर होगा। तो ये नॉर्मली 46 इसका केजी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है कि इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 60 और 90 कितना हो जाएगा बताओ, 60 प्लस 90 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 150। वैसे ही 51 प्लस 21 कर लेंगे, 51 प्लस 21 कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 50 और 20 70 72 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे फर्दर 2 7 5 12, एक हाथ में 222 इसका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करना है एक्सप्रेशन, तो ये क्या है एक्सप्रेशन 160 इंटू आपका 8 है डिवाइडेड बाई अंडर रूट 100 है। तो सबसे पहले अंडर रूट को सॉल्व करते हैं, तो ये कैसे आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 60 इंटू 8
डिवाइडेड बाई को ऐसे ही रखते हैं, डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 160 इंटू 8, ठीक है, अपॉन 10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब कट करेंगे, 0 से 0 कट गया, 16 इंटू 8 करना है, 16 इंटू 8 128 करेक्ट आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे रूट का क्वेश्चन है, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है। तो अंडर रूट 625 क्या होता है आपका बताओ? 625 25 होता है, ठीक है, प्लस अंडर रूट 4 का मतलब 2 हो गया, और अंडर रूट 400 का मतलब 20। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 20 और 25 और 2 27 और माइनस 20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एवरेज ऑफ 7 नेचुरल नंबर। तो इससे मैं कंसेप्ट बताना चाहूंगा, ये जो क्वेश्चन आया था प्रीवियस, तो जरूरी नहीं है नेचुरल नंबर का ही पूछे, ऑड नंबर का भी पूछ सकता है, इवन नंबर का भी पूछ सकता है, ठीक है, और नेचुरल और आपका नेचुरल नंबर का भी पूछ सकता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एवरेज होता क्या है। तो एवरेज जो होता है हमेशा, एवरेज जो होगा सम अपॉन टोटल नंबर होगा। तो टोटल नंबर n से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। कि मान लो 10 नंबर है तो 10 नंबर मतलब n = 10 हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं 7 नेचुरल इवन नेचुरल नंबर का बात करते हैं, तो सम ऑफ अगर बात करते हैं सम ऑफ इवन 7 इवन नेचुरल नंबर पहले पता करते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप, फॉर्मूला याद नहीं रहेंगे तो आप यहाँ पे गलत कर देंगे, ठीक है। तो ये जो इवन नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला होता है ना, तो n × n + 1 होता है, याद रखिएगा। तो अगर 7 है तो 7 × 7 + 1, ठीक है, 7 + 1, तो यानी 7 × 8 यानी 56 इसका सम आ जाएगा, 7 नंबर होगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय n। तो अगर एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज = 56/7 यानी 7 कर देंगे तो यानी कि 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन एक ट्रिक है, आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है एवरेज ऑफ n इवन नंबर, ठीक है, n इवन नंबर, तो उसको सीधी सी बात है n + 1 इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। कहीं पे भी कुछ नहीं करना है कि कितना 7 इवन नंबर बोला है तो 7 + 1 8 हो जाएगा, 10 इवन नंबर बोला है तो 10 + 1 11 आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही एवरेज ऑफ n ऑड नंबर पूछ रहा है तो n ऑड नंबर का इवन नंबर डायरेक्टली n होता है। अगर 10 इवन नंबर का पूछा तो 10 ऑड नंबर का पूछा तो 10 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली n होता है, ठीक है। और नेचुरल नंबर का केस में तीनों चीज में डिस्कस करते हैं, एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 6 जो 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा n + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये नेचुरल नंबर का केस में आता है, ठीक है, n + 1 डिवाइडेड बाई 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेशियो ऑफ एज का क्वेश्चन है, ठीक है, एजेस वाला जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन है। रेशियो, राम को r से डिनोट करते हैं, मोहन को m से डिनोट करते हैं। इन दोनों का एजेस का रेशियो क्या है? 4:5 का रेशियो है, ठीक है, और सम ऑफ देयर एजेस इज 45। तो यानी 45 जो है इन दोनों का सम है, यानी 9 का मान है। हमको किसका एज निकालना है? यानी मोहन का, यानी 5 का वैल्यू निकालना है, सीधी सी बात है। ये कट जाएगा आपका 5 बार में, 5 × 5 25 ईयर्स जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये समझ आया ना? देखो दोनों को जोड़ दिया तो ये क्या हुआ? 4 + 5 9 हो जाएगा, और वही तो जोड़ के दिया हुआ है 45, तो 45 9 का वैल्यू है तो हमें 5 का वैल्यू निकालना है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 टाइम्स ऑफ अ सर्टेन नंबर, किसी चीज का अगर कोई नंबर का 3 टाइम्स यानी 3x = 45 है, 145 हो गया, ठीक है, तो हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 145/3 हो गया, ये काटेंगे 4 बार में आपका 12, फिर कितना बचेगा? 2 25 हो गया, 8 बार में 24, फिर 10 यानी 48.33 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, जहां पे एक प्रिंसिपल 100 रुपए इन्वेस्ट किया गया एट अ रेट ऑफ 10% फॉर 1 ईयर, यानी कि 10% का रेट से 1 साल के लिए। तो देखो लोग क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे P = SPRT यानी सिंपल इंटरेस्ट = PRT/100 कर देंगे। इससे अच्छा डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है पता है? आपका रेट इनटू जो टाइम होता है। तो सिंपल से 10% का रेट से टाइम 1 साल यानी कि 10% इसका सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, क्लियर है। तो अभी देखो प्रिंसिपल हमेशा जितना रुपए भी हो, 100 रुपए है वो हमेशा 100% का वैल्यू होता है, ठीक है। हमें 10% का वैल्यू निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, परसेंट से परसेंटेज उड़ गया, ठीक है, 100 से 100 कट गया, यानी 10 रुपए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन अ क्लास द रेशियो ऑफ बॉयज इज टू गर्ल्स, तो यानी बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है? बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 5:6 का रेशियो है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 66, तो वही है, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे ही तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आएगा, 5 6 11 होता है, यानी 66 11 का वैल्यू दिया हुआ है, हमें कितना का वैल्यू चाहिए? हाउ मेनी गर्ल्स, यानी गर्ल्स का वैल्यू चाहिए 6 का वैल्यू चाहिए, तो ये 6 बार में कट जाएगा, 6 × 6 36 का राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर, तो आपका एरिया इस टाइप का होगा, ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका एरिया यानी अंदर का पार्ट, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इनटू साइड इक्वल्स टू 144 दिया हुआ है, तो साइड का वैल्यू अगर निकालना है पेरीमीटर के लिए, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है ना इसमें, तो पेरीमीटर जो होगा आपका पेरीमीटर क्या होगा? 4 × a, तो a पता करना है, तो इसको a निकालने के लिए अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट 144 कर देंगे, 144 का अंडर रूट क्या होता है? 12, यानी कि 4 × 12 इज द राइट आंसर, यानी 48 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेशियो ऑफ 2 kg इज टू इतना, तो देखो जब भी रेशियो निकालना है ना, तो ये जो यूनिट है ना, यूनिट बराबर होना चाहिए, यूनिट यहाँ पे ग्राम है और यहाँ पे ये मीन्स केजी में है तो नहीं हो सकता, तो 1 kg इक्वल टू क्या होता है? 1000 ग्राम होता है, ठीक है, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम हो गया, तो अब हम रेशियो निकालेंगे, तो ये 2 kg का मतलब 2 × 1000 हो गया, इस टू 690 हो जाएगा, तो अब जब हम जीरो काटेंगे तो एक जीरो यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा? 200:69 बचेगा, 2:69, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? 67% ऑफ 200, तो देखो यार 67% का मतलब क्या है? 67/100 × 200 कर दिया, ठीक है, तो अब जीरो से जीरो काट दिया और 67 का 2 गुना यानी कि कितना होगा? 134 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये सब सिंपल क्वेश्चन है, ये सब आपका टाइम बचाएगा। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, तो अब एवरेज का फॉर्मूला मैंने बताया था, एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर का बताया था, n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या था? अभी मैंने क्लियरली बताया था, तो वो क्या है? n × n+1/100, नहीं n × n+1 तो टोटल हो जाएगा अपॉन n, यानी कि सम, ये सम हो जाएगा, तो ठीक है, ये आपका सम हो जाएगा, तो यहाँ से n से ये वाला n से आपका ये वाला n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? n+1/2, यानी 20 बोला है तो 20 + 1/2, तो ये जब कटेंगे तो 21/2 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो 10.5 हो जाएगा, ठीक है, तो 10.5 ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड द एलसीएम ऑफ, तो देखो एलसीएम ऑफ 15, 30 और 42, तो यहाँ पे क्लियरली पता है जो भी नंबर अगर मल्टीपल होगा 15 और 30 का एलसीएम अगर लिखेंगे तो 30 ही होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन में घुमाने के लिए 3 नंबर दिया है, बट एक्चुअल में क्या होगा आपका 30 और 42 का ही एलसीएम पूछा है, तो जब एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं? 30 और 42 का पूछा है डायरेक्टली, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या है 6 कॉमन ले लेते हैं, 6 कॉमन ले लेंगे तो 5 और 7, तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? एलसीएम जो हो जाएगा आपका 6 × 5 × 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप क्लियरली 6 × 35 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 7 × 5 = 35 हो जाएगा नॉर्मली, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 30 का 0 3 हाथ में और 18 और 3 21, तो आपका ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 16, यानी कि 16 एग है, ठीक है, यहाँ पे एग मिसिंग है, तो 16 एग है जिसमें से 12 एग खराब है, यानी रोटन का मतलब खराब होता है, ठीक है, तो गुड का परसेंटेज निकालना है, तो सीधी सी बात है 16 में से 12 खराब है तो कितना अच्छा है? 4 अच्छा है, 4 अच्छा है कितने पे? 16 पे × 100 कर दिया, ठीक है, इसको जब काटेंगे तो 1/4 25% होता है, तो क्लियरली इसका आंसर हो जाएगा आपका नंबर ऑप्शन नंबर सी। ये सब मैं इतना जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने अगर फाउंडेशन बैच नहीं देखा होगा तो परसेंटेज में मैंने ट्रिक्स बताया फ्रैक्शन टू परसेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाए और परसेंटेज टू फ्रैक्शन में, तो आप फाउंडेशन बैच भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अब ये आपका साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का है, व्हाट गेट डिस्ट्रॉयज बाय कटिंग एंड वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जब हम फ्रूट्स को कट करते हैं, कट करने के बाद उसको पानी में धोते हैं तो क्या डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है, तो क्लियरली बात है ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए कि जब हम मतलब फल या सब्जी को काटते हैं और फिर पानी में धोते हैं, तो पानी में धोने से क्या है, फल और सब्जियों में क्या है, विटामिन होते हैं,
और विटामिन क्या होता है आपका, दो टाइप का विटामिन होता है, ठीक है। विटामिन एक होता है जो पानी में घुल जाता है तो उसको बोलते हैं वाटर सोल्यूबल बोलते हैं, और एक होता है फैट सोल्यूबल होता है, ठीक है, फैट सोल्यूबल होता है। तो वाटर सोल्यूबल जो भी विटामिन है जैसे बी और सी वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, ये पानी में घुलते ही पानी में घुल जाएंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा फूड से, हम जब खाएंगे तो हमको विटामिन सी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बोलते हैं वाटर सोल्यूबल जो विटामिन है वो पानी में घुल जाते हैं और उसके कारण वाटर सोल्यूबल विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमें फल काटने के बाद पानी में नहीं धोना है, पहले धो लो वो सही है बट बाद में नहीं धोना है, ठीक है। तो इसमें विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फिनोमेना दैट लिंक्स करंट इंड्यूस इन अ करंट कॉइल एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज नोन एज, ठीक है। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस कैसे होता है, जैसे कि आपका एक इलेक्ट्रिक कॉइल है, ठीक है, ये आपका कॉइल है, ठीक है, ये नॉर्मली कॉइल है, इधर पे हम इसको एम मीटर से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, एम मीटर से कनेक्ट कर दिए, और जब इसके पास अगर हम मैग्नेट को मूव करेंगे, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है, इसको मूव करेंगे तो इसमें जो कॉइल में क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होता है, जिसके कारण जो है ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो डेवलप होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स के होता है, ठीक है, फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है, ठीक है। तो ये चीज है, ये फैराडे लॉ होता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उसका ये क्वेश्चन था। तो ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस जो है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सन गेट्स इट्स एनर्जी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको फ्यूजन का मतलब बताता हूँ। फ्यूजन का मतलब कि जोड़ना, यानी एक चीज है उसको दूसरा चीज जोड़ के ये बड़ा सा कोई चीज बना रहा है, ठीक है। तो ये जुड़ना जो होता है फ्यूजन होता है। अब ये होता कैसे है सन में, तो ये आपका ये सन है नॉर्मली, ठीक है, ये हमारा सूर्य है, सूर्य का प्रकाश भी है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका सेंटर यानी कोर में क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, प्रेशर बहुत हाई होता है और टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है। टेम्परेचर हाई होने के कारण क्या होता है, जो हाइड्रोजन एटम्स है वो इधर उधर भागेंगे, सन में जहां पे भी है हाइड्रोजन इधर उधर भागेंगे, ठीक है, यहाँ वहां भागेंगे, ऊपर नीचे, जहां उनको जैसे किसी को भी एनर्जी मिलेगा या प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो इधर उधर भागेंगे। तो अब ये एक दूसरे से कोलाइड करने लगते हैं, एक दूसरे से रिपल्शन और कोलिजन के कारण क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाता है और प्लस बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होता है, यानी तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, प्लस लाइट भी बहुत ज्यादा रिलीज होता है। तो यानी कि ये प्रोसेस जो होता है ना जुड़ना, तो इसको न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण सन को एनर्जी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिंक कोटेड आयरन इज नोन एज। तो देखो आयरन की ये बार है, मान लेते हैं ये आयरन की बार है, ठीक है, इसमें जिंक का कोटिंग होता है, Zn का कोटिंग होता है, ठीक है, Zn का कोटिंग होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइज आयरन। गैल्वेनाइज आयरन में क्या होता है, देखो आयरन जो है, आयरन आपका उसको बोलते हैं Fe बोलते हैं, आयरन का सिंबल रहता है Fe, ठीक है। तो ये क्या है, जो हवा एटमॉस्फेयर में आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन और जो मॉइस्चर है एयर में, ठीक है, मॉइस्चर जो एयर में है, इससे क्या होता है, इसमें जंग लग जाती है, जंग आपने देखा होगा, ठीक है, जंग लग जाते हैं जिसको इंग्लिश में हम रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, आयरन में जिंक की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं प्रोसेस को, जिसके कारण रस्टिंग से प्रोटेक्ट करता है। रस्टिंग से अगर वो लेयर एक लगा देंगे हम जिंक का, तो क्या होगा, वो प्रोटेक्ट करेगा, ऑक्सीजन और मॉइस्चर आयरन से टकरा ना सके, जिससे रस्टिंग प्रिवेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम है। क्यों है कूलम, क्योंकि देखो एसआई यूनिट अगर एनर्जी का बोले, वो क्या है, एनर्जी का जूल होता है, ठीक है, एनर्जी का। वैसे ही न्यूटन किस चीज का है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। वैसे ही वॉट क्या है, पावर का यूनिट है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के हिसाब से कूलम जो है इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। देखो यहाँ पे फिर से गैल्वेनाइजेशन का ही क्वेश्चन पूछा है। आयरन रस्ट बिकम बिकॉज ऑफ डैश रिएक्शन।
तो आयरन रस्टिंग यानी कि लोहे में जंग लगती है वो किस कारण होती है? तो देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होता है, तो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। रिडक्शन में क्या होता है, आयरन सबसे पहले अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। रिडक्शन में सबसे पहले आयरन अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, ठीक है, लॉस करता है, ठीक है, लूज कर देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इस पे अटैक होता है ऑक्सीजन और फिर मॉइस्चर का अटैक होता है, ठीक है। मॉइस्चर मतलब H2O, पानी का अटैक होता है, जिससे क्या होता है, आयरन में जंग लग जाती है, जंग यानी रस्ट लग जाती है, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। एसिड रेन मतलब क्यों होता है, एसिड रेन क्यों होता है? जैसे देखो एसिड रेन यानी पानी जो होता है, जल जो हमारा रेन वाटर है यानी बारिश का पानी है, वो उसमें एसिड का मात्रा क्यों बढ़ जाता है? अब क्या होता है, जो हमारी गाड़ी है या फिर कोयले की खदान हो गई, ठीक है, वहां से रिलीज होता है दो चीज, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड और साथ ही साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड भी रिलीज होता है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी रिलीज होता है। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे गाड़ी चलती है तो गाड़ी के धुएं हुए, ठीक है, और साथ ही साथ जो फैक्ट्रीज वैक्ट्रीज के धुएं हैं वो सल्फर रिलीज करता है। और जब हमारा जो पानी होता है, जब H2O अगर हम सल्फर से रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, H2SO4 बनाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, पानी जो बारिश का पानी है उसको एसिडिक कर देता है। नॉर्मल अगर रेन वाटर का अगर हम पीएच की बात करते हैं, रेन वाटर का अगर हम पीएच की बात करते हैं, पीएच जो होता है वो डिफाइन करता है एसिड है कि बेस है, तो वो नॉर्मल रेन वाटर हल्का सा एसिडिक ही रहता है, 5.6 रहता है। न्यूट्रल आपका 7 रहता है, 7 से जो भी कम होगा वो एसिडिक होगा। बट इसकी मात्रा बढ़ने से, SO2 और नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से क्या होता है, ये 4.2 से 4.4 का रेंज में चला जाता है इसका पीएच वैल्यू, जिससे बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, स्किन कैंसर जैसा बीमारी हो सकता है, स्किन कैंसर होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसीलिए क्या है, पोल्यूशन को जैसे कंट्रोल करते हैं तो हमारा एसिड रेन जैसा प्रॉब्लम भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, करेक्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण में क्या होता है, जो पेड़ पौधे, आपका पेड़ पौधे रहते हैं जो भी है, ठीक है, आपका पेड़ पौधे है वो सनलाइट की मदद से, जो सनलाइट की मदद से और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, यानी सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स और वाटर, ठीक, मिनरल्स हो गए, ठीक है, मिनरल्स जमीन से लिया जाता है, ठीक है। तो इसके मदद से क्या प्रोड्यूस करता है, आपका ये अपना खाना प्रोड्यूस करता है, अपने भोजन यानी ग्लूकोज को प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है प्लस ऑक्सीजन इंसानों के लिए रिलीज करता है। तो इसमें क्या, जो फोटोसिंथेसिस में कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड की है, सनलाइट की जरूरत है, ठीक है। इसके बाद जो पेड़ में जो पत्ते हैं हरे इसलिए होते हैं, क्लोरोफिल के कारण होते हैं, तो इसकी भी रिक्वायरमेंट है, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसीलिए ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बाकी सबकी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दिस क्रिएचर इज नॉट फाउंड इन द डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट का मतलब घने जंगलों में कौन सा क्रिएचर नहीं पाया जाता है। ये ऑप्शन ही आप देख के बता दोगे कि कैमल जो है, भाई आपने देखा है कैमल, वो रेगिस्तान में पाया जाता है, वहां बहुत ज्यादा घने फॉरेस्ट नहीं रहते, तो इसका आंसर कैमल रहेगा। बाकी जो एनिमल्स है आपके वो डेंस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन को एक और नाम बोलते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन, या फिर लड़ो या भाग जाओ, ठीक है। तो ये कौन सा हार्मोन होता है, इसको जो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो करेक्ट होगा, एड्रेनलिन होता है। एड्रेनलिन हार्मोन जो हमारे किडनी है, किडनी के ऊपर जो है बिन शेप होता है किडनी हमारा, ठीक है, तो इसके ऊपर जो होता है ये एड्रेनलिन हार्मोन्स होता है, ठीक है। इससे जैसे रिलीज होता है, एक एग्जांपल में बात हो, जैसे आपने देखा होगा एक कुत्ता भौंकता है एक बच्चे को, तो बच्चा एकदम डर के भाग जाता है, तो वो एकदम से डर के भाग जाता है, उसके पास एनर्जी आ जाती है, ठीक है, उसका हार्ट बीट बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये एड्रेनलिन हार्मोन करवाता है, तो इसी को बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन, फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे डैश इज नॉन लस्चरस। लस्चरस का मतलब चमकदार होता है। तो देखो मेटल का क्वालिटी, जितने भी मेटल्स आप देखोगे, यानी स्टील देख लो, ठीक है, वो सब चमकते हैं, ठीक है, बट ऐसा कौन सा नॉन मेटल है, नॉन मेटल जो चमकते हैं, नहीं जो चमकता है, तो देखो सोडियम नहीं चमकता है, सल्फर भी नहीं चमकता है, तो इसका करेक्ट आंसर आयोडीन होगा। आयोडीन के साथ साथ आप डायमंड को भी देखोगे, डायमंड भी है एक नॉन मेटल ही है, ठीक है, कार्बन का एक फॉर्म है, वो भी चमकता है, ठीक है। तो आयोडीन और डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो चमकदार होते हैं, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी जहां पे ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर किडनी होगा। जो किडनी है, ठीक है, किडनी है, ये 2 किडनी होती है इंसानों में, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये ब्लड को प्यूरिफाई करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो ब्लड को कौन प्यूरिफाई करता है, किडनी प्यूरिफाई करता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ग्लास इज यूज्ड टू मेक स्पेक्टिकल्स। तो इसका देखो सोडा ग्लास नहीं होगा, पोटास ग्लास नहीं होगा, इसको बोलते हैं क्रूग ग्लास बोलते हैं। ठीक है, या फ्लिंट ग्लास भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्रूग ग्लास क्या होता है, ये एक सीरियम ऑक्साइड से बना होता है। ठीक है, सीरियम ऑक्साइड से बना होता है, सीरियम ऑक्साइड का बना होता है। ठीक है, और जिसका मतलब काम क्या होता है, जिसका काम जो यूवी रेज होते हैं ना, यूवी रेज को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। पहला थिंग तो एक तो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, अपने में समा लेगा, और साथ ही साथ इसको प्रोटेक्ट करता है नहीं ब्रेक करने के लिए, यानी कि इसको रिफ्लेक्ट भी कर देता है बाहर की तरफ, तो इसको प्रोटेक्ट भी करता है, तो इससे हमारी आंखें प्रोटेक्ट रहेगी, इसीलिए स्पेक्टिकल्स इस क्रूग ग्लास का बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वॉशिंग द राइस मेनी टाइम। देखो यहाँ पे भी वही वेजिटेबल्स का कंसेप्ट ही है, वॉशिंग द टाइम मेनी राइस मेनी टाइम्स यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि पानी से बहुत बार चावल को धोने से किस चीज की कमी होती है। देखो चावल को धोने से वाटर सोल्यूबल विटामिन, मैंने आपको बोला था वाटर सोल्यूबल विटामिन बी और सी है। ठीक है, और जो एक कीड़ा है, कीड़ा ये जो है फैट सोल्यूबल विटामिन है, ये है फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, इसको हम कीड़ा से याद करते हैं, और बी और सी वाटर सोल्यूबल है, तो यहाँ लॉस ऑफ विटामिन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट नहीं, जो विटामिन होते हैं वो नष्ट हो जाती है, वो पानी में घुल जाती है और बाहर निकल जाती है, तो हमें चावल से विटामिन नहीं मिलता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बॉडी। तो देखो न्यूट्रिशन, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की न्यूट्रिशन है। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो छोटे न्यूट्रिएंट्स है वो कौन से हैं, तो यहाँ पे आपका मिनरल्स जो है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो अब ये जीके को क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें क्या है, फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन जो होता है आपका, मैं नॉर्मली शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन होता है, ठीक है, या फिर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बोल दे, इसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बोल दे, ऑफिशियो चेयरमैन बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो अगर कोई भी पूछे कि फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर या फिर प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन थे, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, तो वो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, बट डिप्टी पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, डिप्टी पूछा, तो डिप्टी जो चेयरमैन थे वो गुलजारी लाल नंदा जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोथल इज लोकेटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो लोथल जो है, जो एक हड़प्पन साइट है, ये कौन से रिवर के पास स्टेटेड है। तो लोथल जो है हमारा कहाँ पे स्टेट वो है, ये लोथल आपका गुजरात में है। ठीक है, लोथल गुजरात में है, और गुजरात में ही एक साबरमती रिवर है, उसी का एक ट्रिब्यूटरी है भोगवा रिवर, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो भोगवा रिवर होगा। ठीक है, अब इसको याद भी कैसे करें, हम ऐसे तो याद नहीं कर सकते, तो नॉर्मली याद रखने के लिए क्या है, भोगवा से भोगी। ठीक है, भोगी याद रख लो। भोगी मतलब क्या होता है, जो बहुत ऐसो आराम से रहते हैं। ठीक है, जो संसार के सारे सुख को मतलब सारे सुख उनको मिल गए हैं। ठीक है, तो भोगी, तो भोगी से भोगवा याद रख लिया। और गुजरात के लोग जो होते हैं ऐसे होते हैं जो कि बहुत पैसे वाले होते हैं और बहुत ऐसो आराम से रहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर भोगवा रिवर होगा। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पंचायती राज रिलेटेड प्रोविजंस हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। तो जो आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1992 में। 1992 में कौन सा अमेंडमेंट था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, ये कौन से ईयर में हुआ था, 1992 में। और ये अमेंडमेंट के द्वारा क्या था, शेड्यूल जो है, शेड्यूल 11 का कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। शेड्यूल 11 जो है पंचायती राज रिलेटेड है। ठीक है, पंचायती राज है। ठीक है, पंचायती राज है कि हर एक गांव में पंचायत होना चाहिए। ठीक है, और ये अगर शेड्यूल पूछा जाए तो 11 है, और अगर पार्ट बोले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो पार्ट 9 होगा। और ये आर्टिकल 243 से 243 ओ आर्टिकल इसमें इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल इंक्लूड है, तो ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फ्रीडम फाइटर फ्रॉम गोवा रिसीव पद्मश्री अवार्ड इन 2025।
तो इसका आंसर जो है लिविया लोबो सरदाई है। ये एक औरत है जो कि जिनका एज जो है वो 100 साल क्रॉस कर गया और एक अनसॉन्ग हीरो के नाम पे जाना जाता है। जैसे गोवा लिबरेशन हुआ था, लिबरेशन में इनकी बहुत ज्यादा भूमिका थी, ठीक है। गोवा लिबरेशन था जो मूवमेंट था उसमें बहुत ज्यादा भूमिका थी, जिनके द्वारा इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2025 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स? देखो, आप आर्मी ज्वाइन करोगे, एयरफोर्स ज्वाइन करोगे या फिर नेवी ज्वाइन करोगे तो आपको मोटो जरूर पता होना चाहिए। तो एयरफोर्स जो है हवाई, यानी कि एयरफोर्स आसमान में होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नभ स्पर्शम दीप्तम, ठीक है। एफकेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्टली मोटो नहीं पूछा गया था, मोटो भी पूछा गया था बट बोला गया था कि जो इनका मोटो है नभ स्पर्शम दीप्तम, ये कहां से लिया गया है? तो ये चैप्टर 11 जो है, चैप्टर 11 भागवत गीता, यानी भागवत गीता से लिया गया है ये आपका नभ स्पर्शम दीप्तम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच रूलर ऑफ कानपुर कॉल्ड हिमसेल्फ एज पेशवा? पेशवा अपने आप को किसने बताया? तो इनका आंसर नाना साहेब है। ये जो 1857 का जो क्रांति हुआ था, यानी रिवोल्ट हुआ था, रिवोल्ट में नाना साहब ने अपने आप को पेशवा बताया था, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 42 है। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग बेलगाम सेशन? जैसे क्या होता है, कांग्रेस का सेशंस होते थे, ठीक है, कांग्रेस के सेशंस होते थे। तो कांग्रेस का सेशन जो बेलगाम यानी कर्नाटका में सेशन हुआ था, ठीक है, कर्नाटका में सेशन हुआ था, वो 1924 में हुआ था और एकमात्र ऐसा सेशन था जहां पे महात्मा गांधी प्रेसिडेंट रहे थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पटचित्र। पटचित्र आर्ट है एक, ठीक है। वो कौन सा फोक पेंटिंग का आर्ट है या कौन सा स्टेट का एक फोक पेंटिंग है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा। उड़ीसा में पट्टा मतलब होता है क्लोथ, क्लोथ में आर्ट किया जाता है, चित्र मतलब आर्ट, ठीक है, क्लोथ में आर्ट किया जाता है। ये बहुत ज्यादा रिलीजियस है वहां के लोगों के लिए और हिंदू रिलीजन के हिसाब से ये यहाँ पे जो इनका ड्राइंग्स रहता था, पेंटिंग रहता था, वो सभी चीज मतलब भगवान जगन्नाथ के अराउंड ही रहता था उनका पेंटिंग, ठीक है। तो उड़ीसा के पीपल के लिए रिलीजियस व्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पट्टचित्र आर्ट है, इसीलिए ये एक फोक पेंटिंग है उड़ीसा स्टेट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किससे लिया गया है? देखो, यहां पे ब्रिटेन से क्या लिया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर होगा और उनके मंत्री होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है। तो ये जो है ब्रिटेन से लिया गया था, प्लस लोकसभा और राज्यसभा जैसे प्रोसेस भी जो है ब्रिटेन से लिया गया था, ठीक है। इसके अलावा यूएस से जो लिया गया था आपका फंडामेंटल राइट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक राइट्स है, जैसे राइट टू इक्वेलिटी है, ठीक है, अनटचेबिलिटी है, वो जो फंडामेंटल राइट है वो यूएसए से लिया गया था। फ्रांस से जो लिया था, जो प्रीएम्बल में आपका इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, तो लिबर्टी जो वो फ्रांस से है, वो प्रीएम्बल में फ्रांस से लिया गया था। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, जैसे प्रीएम्बल लिख देता हूँ, ठीक है, प्रीएम्बल, ठीक है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम बोलते हैं डीपीएसपी भी बोलते हैं, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा आयरलैंड से लिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी ऑपरेशनल कमांड्स आर देयर इन द इंडियन आर्मी? तो इंडियन आर्मी में क्या है? डिफरेंट, जैसे इंडिया है, इंडिया का लोकेशन है, इंडिया का मैप ऐसे नॉर्मल मैं आपको बना देता हूँ नॉर्मली, ठीक है। ये आपका गुजरात हो गया, ये नॉर्मली ऐसे रहेगा, ठीक है। यहाँ से नेपाल, ये ऐसे, ये नॉर्मली ऐसे मैंने बना दिया इंडिया का मैप, ठीक है। तो यहाँ पे जगह जगह पे, जैसे नॉर्थ में नॉर्दर्न कमांड है, ठीक है, यहाँ पे साउथ में सदर्न कमांड है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जयपुर में आपका साउथ वेस्टर्न कमांड है, ठीक है। वैसे यहाँ पे सेंट्रल कमांड है, यहाँ पे ईस्ट में क्या है आपका ईस्टर्न कमांड है, ठीक है। यही ट्रेनिंग कमांड है टोटल। तो टोटल आपका इधर पे वेस्टर्न कमांड है, टोटल 7 कमांड है और जगह जगह पे है। नॉर्दर्न कमांड कहाँ पे है? उधमपुर में, याद रखिएगा उधमपुर में है, ठीक है, उधमपुर में नॉर्दर्न कमांड है। ईस्टर्न कमांड कहाँ पे है? कोलकाता में है, ठीक है, कोलकाता में ईस्टर्न कमांड है। यहाँ पे वेस्टर्न कमांड है, ठीक है, वेस्टर्न कमांड जो है चांदी मंदिर है, ठीक है, आर्मी के रिलेटेड मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो वेस्टर्न कमांड चांदी मंदिर। यहाँ पे सदर्न वेस्टर्न कमांड जो आपका जयपुर में है, ठीक है, जयपुर में है। यहाँ पे सदर्न कमांड जो आपका पुणे में है और यहाँ पे सेंट्रल कमांड एक आपका लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में सेंट्रल कमांड है।
और जो आर्मी का ट्रेनिंग कमांड है वो आपका शिमला में है। तो टोटल 7 कमांड है आर्मी के अंडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच डांस फॉर्म इज परफॉर्म ऑन अ ब्रास प्लेट। तो एक ब्रास प्लेट, ऐसे नॉर्मली ब्रास प्लेट रहता है, ठीक है, और यहाँ पे बैलेंस करते हुए, मतलब कि अपने पैर का बैलेंस करते हुए मतलब लोग डांस करते हैं, तो वो एक ब्रास प्लेट है, ठीक है। तो वो कौन सा स्टेट में है, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश का एक क्लासिकल डांस है जिसको हम कुचिपुड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है इसको। और हु वाज द करेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है, ठीक है, इंडिया के गवर्नर जो करंट है, पहले जो थे शक्तिकांत दास सर थे, आज के डेट में जो गवर्नर है वो है संजय मल्होत्रा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज द फ्रीडम फाइटर मंगल पांडे एग्जीक्यूटेड। यानी मंगल पांडे जो फ्रीडम फाइटर थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, उनको कब फांसी दी गई, ठीक है। तो उनको फांसी जो दी गई वो 8 अप्रैल 1857 में दिए गए। और किन के द्वारा दिया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दिया गया, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दिए। क्यों दिया गया था कि देखो जो इनकी वो थे एनफील्ड, एक एनफील्ड आपका नॉर्मली एक राइफल होता था, ठीक है, राइफल होता था, और इसमें जो कारतूस यूज होता था, ठीक है, और वो ऐसा था कि वो कारतूस में जो काव है, काव और पिग यानी पिग के जो है ना मांस, उस मतलब कारतूस यानी गोली में ये इससे बनाए जाते थे, काव और पिग के चर्बी से बनाए जाते थे। तो ये एक एज ए हिंदू, काव रिलीजियस एनिमल है हमारे लिए, तो गाय माता के समान है, ठीक है। तो उसको क्या है कि जब बंदूक में भरते थे तो उसको बाइट करके यानी दांत से काट के भरा जाता था। तो इसीलिए ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो सिपाही म्यूटिनी हुआ था, ठीक है, सिपाही म्यूटिनी 1857 में हुआ था, जिसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, इनको फांसी दे दिया था 8 अप्रैल 1857 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following tribal groups are mostly found in छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन से ट्राइबल ग्रुप पाए जाते हैं, तो इसका आंसर गोंड जो ट्राइबल ग्रुप है वो छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 50 क्वेश्चन टोटल हमने डिस्कस किया। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन आर्मी। जब भी आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करने जा रहे हो तो आपको मोटो पता होना चाहिए, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स का मोटो पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे टच द स्काई विद ग्लोरी, जो टच द स्काई विद ग्लोरी क्या है, ये एयरफोर्स का है, इंडियन एयरफोर्स का है, ठीक है, आपका इंडियन एयरफोर्स का ये मोटो है, ठीक है। और इंडियन आर्मी का मोटो क्या है, सर्विस बिफोर सेल्फ, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए और ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये जरूर आपकी वीडियो को देखें और जरूर अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे क्या है आपको ही हेल्प मिलेगा। 1 जून से 15 जून तक के बीच में आपका जीडी का एग्जाम है, अग्निवीर आर्मी जीडी का है, तो आपको ये 50 क्वेश्चन से ये पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छी लगे हो और तैयारी करते रहिए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। कीप लर्निंग।